नमस्कार। खोई हुई दिशाएं कहानी के कहानीकार कमलेश्वर के जीवन पर हमने इसकी पिछले वाली कक्षा में चर्चा कर ली थी। आज आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी खोई हुई दिशाओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये कहानी 1963 में प्रकाशित हुई थी और कमलेश्वर ने इस कहानी के अंदर समकालीन महानगरीय परिवेश को उजागर किया है। आधुनिकता बोध का चित्रण किया है, यांत्रिक जो सभ्यता है उसका वर्णन किया है, कस्बे से महानगर के पलायन का जो एक महत्वपूर्ण भाग है और उसकी जो मार्मिकता है उसका चित्रण इन्होंने इस कहानी के अंतर्गत किया है कि किस प्रकार जब एक व्यक्ति कस्बे से निकलकर महानगर में आता है तो उसे कितना अकेलापन लगता है, कितना भय उसे लगता है, कितना संतरास उसे लगता है इस महानगरीय जीवन को और उसमें संबंधों, सारे जो मानवीय संबंध हैं उनका किस तरीके से एक खोखलापन है, एक सतहीकरण है, वह उन्होंने इस कहानी के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है। उसे पूरी कहानी के अंदर उन्होंने बताया है। साहित्य समीक्षकों के अनुसार कमलेश्वर ने जीवन की विभिन्न चुनौतियों को रचनात्मक दिशा दी और अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से समाज की सूक्ष्म से सूक्ष्म विसंगतियों को हमारे सामने रखा। और इसके बारे में असगर वजाहत जी ने भी ये बात कही कि कमलेश्वर जी नई कहानी के पर्याय थे। उनकी कहानियों की भाषा और संवेदना का एक विशिष्ट प्रकार था और यही उन्हें अन्य कथाकारों से, अन्य कहानीकारों से अलग करता है। वैसे तो कमलेश्वर हिंदी और उर्दू के संस्कार लेकर आए थे और उन्होंने आदर्श भाषा लिखी थी, जिसका प्रमाण उनकी खोई हुई दिशाएं जैसी कहानियाँ, जिसमें कि उनके जो जीते जागते पात्र हैं और उनकी जो परिस्थितियाँ हैं उनको उन्होंने अपनी कल्पना से किस प्रकार अपनी कलम से यथार्थ रूप में अपनी कहानी के माध्यम से वे लेकर आए, जिसमें उन्होंने भोगे हुए यथार्थ को अपनी इस कहानी के अंतर्गत पेश किया। कृष्णा सूक्ति भी उनके लिए कहती हैं कि कमलेश्वर नई कहानी के त्रिकोण में सबसे चतुर और सबसे महान रचनाकार थे। उन्होंने एक छोटे से कस्बे से महानगर तक की जो अपनी यात्रा के तमाम उनके जो अनुभव थे उनको उन्होंने अपनी कथाओं में जीवंत तरीके से अभिव्यक्त किया है। कमलेश्वर की पहली कहानी कॉमरेड 1948 में प्रकाशित हुई थी और ये उनका छात्र जीवन था जिस समय उन्होंने ये कहानी लिखी थी। उसके बाद उनका एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ था, बदनाम गली, जिसको बाद में 1 सड़क 57 गलियों के नाम से भी जाना गया। तो लगभग 300 के आसपास कमलेश्वर ने कहानियाँ लिखी थी और 1970 के दशक में ये मुंबई गए थे और एक दशक के भीतर करीब 99 फिल्मों की पटकथा में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था, जिस पर सर्वाधिक चर्चित फिल्म आंधी, जो कि इनके उपन्यास काली आंधी पर बनी हुई थी, बहुत ही चर्चित रही थी उस समय की। इसके अतिरिक्त उन्होंने मौसम, रजनीगंधा, छोटी सी बात, रंग बिरंगी, द बर्निंग ट्रेन, मिस्टर नटवरलाल और राम बलराम जैसी कई बेहतरीन फिल्मों की कहानियाँ भी आपने लिखी। कमलेश्वर कस्बाई बोध के कथाकार हैं। स्वतंत्रता के पश्चात कस्बाई परिवेश में जो जीवन मूल्य बदल रहे थे, उनमें जो परिवर्तन हो रहा था, इनका चित्रण उन्होंने अपने पात्रों, वस्तुओं एवं स्थानों आदि के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से किया और
भय और संत्रास की स्थिति आज के इस जीवन का जो सच है, साहित्य में इसका आगमन गत 2 महायुद्धों की देन है। ये उस समय ही ये भय और संत्रास जो है आज का नहीं है, ये इन महायुद्धों की देन है। आज का जो व्यक्ति है वो वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सभी सतहों पर संत्रास का अनुभव कर रहा है। महानगरीय संत्रास को आज के चिंताओं से भरे युग का व्यक्ति प्रतिपल अभिशाप के रूप में झेलने के लिए विवश है, और ये इनकी कहानियों में हम भले भांति देख सकते हैं कि महानगरीय जीवन में जहाँ पहचान और आत्मीयता का अभाव है, जिस प्रकार चंदर, खोई हुई दिशाओं का जो पात्र है चंदर, स्वयं अपने को भी खोजता रहता है, स्वयं अपने आप को ढूंढता है, वह अपने आप की तलाश कर रहा है कि सारे दिन की खोज के उपरांत वह इतना निराश हो जाता है कि घर लौटने पर पत्नी का स्वाभाविक सामीप्य भी उसे कुछ सशंकित सा लगता है। और तब वह अपनी पत्नी निर्मला से पूछता है कि निर्मला, तुम मुझे पहचानती हो? यह मन जिस बेगानेपन और अकेलेपन को भोगता है, उससे संत्रास का सजीव चित्रण इस कहानी में हमें मिलता है। तो इस कहानी के माध्यम से अकेलेपन, बेगानेपन, परायेपन का जो बोध हमें कमलेश्वर जी ने करवाया है कि किस प्रकार एक इसका जो शीर्षक है वो भी मनोवैज्ञानिकता को समेटे हुए है, और किस प्रकार आज का जो युवा है या जो व्यक्ति है वो महानगरीय जीवन में किस प्रकार दिशा भ्रमित हो जाता है, उसे दिशा भटकाव हो जाता है, और उसकी जो स्थिति हो जाती है उसको उन्होंने इस कहानी के माध्यम से भली भांति परिचित हमें करवाया है। इस कहानी के माध्यम से इस कहानी का जो शीर्षक है उसका संबंध कथ्य से तो है, इनकी सांकेतिकता पाठकों के हृदय में एक जिज्ञासा, एक कौतूहल उत्पन्न करने वाली है, और उसकी लाक्षणिकता भी, कहानी की जो लाक्षणिकता है वो भी अत्यंत ही रोचक है और मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता उत्पन्न करने वाली है। परंतु इसके साथ ही साथ हम थोड़ा सा कहानी के कथानक पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कहानी का जो कथानक है, खोई हुई दिशाएं, वो अकेलेपन की अनुभूति के एक डर की, भय की कहानी है कि जिस प्रकार भीड़ में मनुष्य जब खो जाता है तब वह अपने आप को ढूंढता है, अपने परायेपन का जो एक भाव उसके मन में उस समय उत्पन्न होता है और उसमें जो वह अलगाव महसूस करने लगता है, उसको इस महानगरीय जीवन में किस तरीके से कहानी के द्वारा दिखाया गया है कि कितने संबंध जो है महानगर के वो कितने सतही हैं, कितने खोखले हैं, और ये केवल ऊपरी संपर्क है, केवल ऊपरी संबंध है, इसमें केवल दिखावा है, इसमें कोई लगाव नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई मधुरता इन संबंधों में दिखाई नहीं देती है। चंदर जो है दिल्ली में विगत 3 वर्षों से वो रह रहा है और अपनी मनोदशा के बारे में वह कहानी के पहले दूसरे पैराग्राफ में ही वह बता देता है, और वह कहता है कि इस शहर के अंदर जो उसने अनुभव किया है वो यह है कि इस शहर में कुछ भी अपना नहीं है। मतलब बहुत कुछ है इस कहानी के अंदर कि तमाम सड़कें हैं जिन पर वे जा सकता है, लेकिन वे सड़कें उसे कहीं भी नहीं पहुंचाती हैं। इन सड़कों के किनारे पर घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह जा नहीं सकता। उन घरों के बाहर फाटक है जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है, फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतज़ार करने की मजबूरी है। जो कि ये सारा महानगरीय वातावरण है,
कस्बों के अंदर, गाँवों के अंदर इस तरह की ना तो आपको कहीं तख्तियाँ दिखेंगी और ना ही इस तरह के आपको अजनबीपन और एक बेगानापन आपको लगेगा। वहाँ एक आपको एक लगाव, एक अपनापन महसूस होता है, जो कि इन शहरों के अंदर नहीं है। बहुत सारे भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, बस्तियां हैं, घर हैं, लेकिन चंदर उनमें से कहीं भी जा नहीं सकता और वह इन सब से जुड़ने की कोशिश करता है। सबकी जो भी उसकी व्यक्ति संपर्क में आता है वह उसे एक अपरिचय का धक्का देकर फिर आगे बढ़ जाता है। चाहे वह कनॉट प्लेस हो, टी हाउस हो, बस स्टॉप हो, सभी जगह उसे एक अकेलापन महसूस होता है। और सबसे बड़ा मानसिक आघात तो उसे तब लगता है जब वह अपनी पूर्व प्रेमिका इंदिरा के यहाँ जाता है और वहाँ भी उसे एक अपरिचय सा प्रवेश मिलता है और उसे ये भी याद नहीं है इंदिरा को कि चाय में 2 चम्मच चीनी चंदर कभी नहीं लेता है। और जब वह उससे पूछती है कि चीनी कितनी, तब फिर उसे ये स्मरण हो आता है कि अब इंदिरा भी उसे भूल चुकी है। जबकि कभी कभी इंदिरा ही उसे कहा करती थी कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जब वह उसे मिलता है तब ये सारी चीज़ें चंदर को झूठी लगने लगती हैं और अपने घर आता है तब भी अपनी पत्नी के साथ उसे लगता है कि शायद वह उस अकेलेपन को दूर कर पाएगा, लेकिन पत्नी भी अपने नित्य कार्यों में व्यस्त होती है और तब कहीं जाकर उसे वहाँ भी ये लगता है कि शायद वह अपने ही घर में फुर्सत से या बहुत आराम से शायद बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि पड़ोस की कोई महिला उसके घर में बैठी हुई होगी और वह उसकी पत्नी से बातें कर रही होगी। तो इस प्रकार वह अपने मन की जो खालीपन है उसी के अंदर अपने आप को ढूंढता रहता है। तो हमारे मन का मनुष्य कहीं खो गया है, उसे हम दूर कहीं ढूंढते फिर रहे हैं। और आज की इस यांत्रिक सभ्यता की सबसे बड़ी यही समस्या है कि अपनों को दूसरों से जोड़ने की। और यहीं पर केवल चंदर बल्कि कहानी की हर पात्र की दिशा खो जाती है। केवल चंदर उसे गहराई से अनुभव करता है, वह संत्रस्त है, नहीं तो किसे गहरे संबंध की खोज है। सब अपना काम चलाना चाहते हैं। तो कहानी का कथ्य जिस सामाजिक प्रश्न को उठाता है वह यांत्रिक सभ्यता की अनिवार्य स्थिति का चित्रण है। संबंधों में जुड़ने का हल खोया रहता है। कहानीकार की सफलता वातावरण की सृष्टि में है। कथानक की अभाव में सहज स्थितियों के वर्णन द्वारा लेखक गहरी अनुभूति या अनुभूति के प्रभाव का संतरास जगा देता है और ये संकेत दिया गया है कि अपनेपन की खोज ही अकेलेपन के भय को मिटा सकती है और ये अपनापन दूसरों से जुड़कर ही पाया जा सकता है। तो ये तो हमने कहानी के कथानक पर और कहानी की कथा वस्तु पर कुछ चर्चा की। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कहानी की जो कुछ विशेषताएं हैं और कुछ जो उसकी कमियां हैं उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं पहला जो इसका कथानक को खोजना, कथानक का हास। नई कहानी की अपनी एक प्रमुख विशेषता थी, या यूँ कह लीजिए कि उसका एक शिल्प था कि वो कमलेश्वर की कहानियों में भी हमें दिखाई दिया कि सूक्ष्मता से जब हम गहराई में जाकर देखते हैं तो हमें कथानक की मूल प्रवृत्ति स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाती है, जिससे कथानक का हास होता है, जिसमें कथानक कहीं खो जाता है। और इस विशेष शिल्प के कारण कहानी फैलाव से बच जाती है। कथानक का स्थान कथ्य ने ले लिया और खोई हुई दिशाएं इस कहानी में कथानक को ढूंढना असंभव सा लगता है।
इस कहानी में चंदर नगर में गांव से आकर, कस्बे से आकर अपना जीवन यापन करता है और अपनेपन के लिए ही वह तरसता रह जाता है। अजनबीपन एवं बेगानापन जो कि पूरे कथ्य में व्याप्त हो जाता है। तो कहानी में इस कथानक को खोजना थोड़ा सा मुश्किल हमें लगता है। दूसरा है कि बिंब परक शिल्प की अभिव्यक्ति है। नई कहानी के कहानीकार मनोवैज्ञानिक स्थितियों की अभिव्यक्ति को पूर्ण और सार्थक बनाने के लिए उन्होंने बिंबों का प्रयोग किया। कमलेश्वर की कहानियों के कई बिंब चित्रात्मक अथवा चित्र उपस्थित करते हैं और कुछ संवेदना भी व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि जब वो है जो बिंब है कि पिछले 2 साल जो उसका पड़ोसी है चंदर का, वो कहानी के अंतर्गत बिशन कपूर कि उस बिशन कपूर के बारे में वो कहता है कि पिछले 2 साल से उसने सिर्फ उनके नाम की प्लेट देखी है, बिशन कपूर जर्नलिस्ट, और उसकी शक्ल के बारे में वह सिर्फ ये जानता है कि सामने वाली खिड़की से जब बिजली की रोशनी छनने लगती है, सिगरेट का धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर बाहर के अंधेरे में डूब जाता है, तो बिशन कपूर नाम का एक आदमी भीतर होता है। और सुबह जब उसकी खिड़की के नीचे अंडे का छिलका, डबल रोटी का रैपर और जली हुई सिगरेटें, तीलियां और राख बिखरी हुई होती हैं, तो बिशन कपूर नाम का आदमी जा चुका होता है। तो इस प्रकार के बिंबों को खड़ा करने में बिंब योजना बहुत ही सुंदर तरीके से कमलेश्वर ने अपनी कहानी में व्यक्त की है। इसके साथ ही साथ शैली में उनके सीधापन नहीं है, सपाट नहीं है। वो सामान्य तौर पर कभी कभी उसे समझने में भटकाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। आंतरिक स्थिति का गहन निरूपण। कमलेश्वर किसी भी घटना को सीधे सीधे व्यक्त नहीं करते, उसमें अनेक वाक्य और भावों का स्पष्ट प्रयोग नहीं करते, अपितु वे पात्रों के चरित्र में बहुत गहराई में जाकर उनकी अंतर स्थिति का अंकन करते हैं। कैसे कि चंदर के मन में संवेदनात्मक स्तर पर घटित भाव को देख सकते हैं। जब चंदर उसकी पुरानी प्रेमिका के घर जाता है और वो उससे पूछती है कि चीनी कितनी दूं, तो उस समय कहानीकार केवल चंदर की छिछली संवेदना को व्यक्त नहीं करते, अर्थात वह उदाहरण के लिए ये नहीं लिखते कि आज वक्त ने हमारे बीच इतनी दूरी बना दी है कि अब तुम्हें याद भी नहीं कि मैं कैसी चाय पीता हूँ। यहाँ पर कमलेश्वर ने किसी पुरानी घटना का स्मरण नहीं किया जिससे चाय और चीनी से संबंधित कोई पुरानी उन चंदर और इंदिरा की जो कहानी है उस पर कोई प्रकाश पड़ता हो, बल्कि सीधे साधे अंदाज में कहानी ने चंदर के दिल में उठने वाले तूफानों की चर्चा कर दी है और टूटते बिखरते रिश्ते को चित्रित कर दिया कि क्या विश्वास और क्या आस लेकर के चंदर इंदिरा के घर आया था और क्या लेकर के वो जा रहा था। उसके सारे स्वप्नों पर पानी फिर गया था। 2 चम्मच चीनी कहने पर इंदिरा चौंकेगी ऐसा चंदर सोच रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह तो चाय में चीनी नाम मात्र के लिए पीता था, ये इंदिरा अच्छी तरीके से जानती थी। लेकिन जब उसने पूछा कि चाय में 2 चम्मच चीनी, तो और वह कुछ भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, तब चंदर का दिल जो है अंदर से बिखर गया। तो इस प्रकार का जो गहन चित्रण है, गहन निरूपण है, वो कमलेश्वर जी ने अपनी कहानी में बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी भाषा की। तो इनकी जो भाषा है वो चेतना प्रवाही भाषा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर घर पर निर्मला इंतज़ार कर रही होगी, वहाँ पहुंचकर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा, क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वह खाना पका रही होगी।
मिसेज गुप्ता स्वेटर की बुनाई सीख रही होगी, आदि आदि। इस तरह का जो कहानी के अंदर उन्होंने जो बताया है सारा वर्णन, ये उनकी चेतना प्रवाही भाषा का उदाहरण है। पात्र अनुकूल भाषा है कि जैसे प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं, इस तरह की वाक्य है। इसी में दिल्ली के सरदार की जो फटाफट जो भाषा है, जिसमें सरदार जब वो रिक्शे में बैठ कर जाता है चंदर, और तब वो कहता है उससे कि उसके कहने में कोई हिचक नहीं थी, और वह इस प्रकार जब वो सरदार उससे कहता है कि किस होर ना लइए होने 4 आने, यहाँ तो पूरे पैसे लगेंगे। तो इस प्रकार चंदर जो है उसके द्वारा, और सरदार जी की जो भाषा है कि किस होर ने लए होंगे 4 आने, असी ते 6 आने तो घट नहीं लेंदे बादशाह हो, सरदार बोला और उसकी हथेली फैली हुई थी। तो इस प्रकार उन्होंने पात्रों के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया है। सांकेतिक भाषा, जैसे कि चंदर को लगा कि ज़िंदगी के 25 साल इन 25 साल वह इन गाइडों के साथ खंडरों में बिता कर आया है, जिनकी जीवंत कथाओं को वह कभी नहीं जान पाया। सिर्फ दीवाने खास उसे दिखाई गई, और जनाने हमाम में घुमाकर गाइड ने उसे फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया, जहां चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे थे और एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटक रही थी, जिसका फंदा गर्दन में कस जाता और आदमी झूल जाता है। तो इस प्रकार की सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके उन्होंने कहानी में एक नई कहानी को जीवंत बना दिया, कहानी को और भी प्रभावी बना दिया, उसे रोचक बना दिया। भाषा में पूर्व दीप्ति की अनुगूंज है। जैसे जब वो कहानी के ही जब हम बात करते हैं तब वो कहते हैं कि ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए, ये आपको कहानी के पैराग्राफ में से ही मैं पढ़कर सुना देती हूँ। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे उस राह पर, बहुत साल पहले इंदिरा के साथ एक दिन वह चला जा रहा था। तब कुछ भी नहीं था उसके सामने, वह खंडरों में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा था, और तब इंदिरा ने ही उससे कहा था, चंदर तुम क्या नहीं कर सकते। ये भाषा में पूर्व दीप्ति की अनुगूंज का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण उन्होंने बताया। इसके बाद अलंकृत भाषा का प्रयोग, इंदिरा की सुंदरता के बारे में और उसके जो कानों के आभूषण हैं उसके बारे में वो कहते हैं कि इंदिरा के कानों में पड़े हुए कुंडल पानी में तैरती मछलियों की तरह छलक जाते थे। उसने कहा था, आओ उधर पेड़ के नीचे बैठेंगे। रोशनी से निर्मला के बाल रेशम की तरह चमक रहे थे, उसकी बरौनियाँ मुलायम कांटों की तरह लग रही थी। तो इस प्रकार की जो भाषा है उससे उनके अलंकृत भाषा का आभास होता है कि किस प्रकार उन्होंने एक ऐसा नहीं कि कवि ही इन सब चीज़ों को उदाहरण देता है, एक गद्यकार ने, एक कहानीकार ने भी इन सब चीज़ों को अपनी कहानी के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। अंतर्भावों का चित्रण बहुत ही अच्छे तरीके से किया उन्होंने कि चंदर दिल्ली शहर में जो बेगानापन, परायापन, अकेलापन महसूस करता है, वो इस कहानी के अंतर्गत बहुत बखूबी उन्होंने व्यक्त किया है। तमाम सड़कें हैं, रास्ते हैं जिन पर वे जा सकता है, लेकिन ये सड़कें उसे कहीं भी नहीं पहुंचाती। उन सड़कों के किनारे पर घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वे जा नहीं सकता। इस प्रकार वह उसकी भावों को बताने की चेष्टा करते हैं। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया कि तन्हा खड़े पेड़ों पर
और उसके नीचे सिमटते अंधेरे में अजीब सा खालीपन है। तन्हाई ही सही पर उसमें अपनापन तो हो। वह तन्हाई भी किसी की नहीं, क्योंकि हर 10 मिनट बाद पुलिस का आदमी उधर से घूमता हुआ निकल जाता है। झाड़ियों की सूखी टहनियों में आइसक्रीम के खाली कागज़ और चने की खाली पुड़ियाँ उलझी हुई हैं, या कोई बेघर बार का आदमी शराब की खाली बोतलें फेंक कर चला गया है। तो इस प्रकार प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीकों का सहारा लेकर के प्रतीकात्मक भाषा के द्वारा उन्होंने अपने किरदारों को और उनकी भावों को भली भांति समझाने का प्रयास किया। बिंब योजना तो इनकी बहुत बखूबी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुहावरों का भी साधारण सरल वाक्यों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी कहानियों के, अपनी इस कहानी के अंतर्गत उन्होंने मुहावरों का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। जैसे कि इंदिरा की आँखों में प्यार के बादल और गहरे हो आए। इंदिरा ने आंखें चुराते हुए उसे देखा और शर्मा गई। चंदर का मन हल्का हो जाता है। सड़क पर निकलकर वह गहरी सांस लेता है। निर्मला, जब वो चंदर घर पहुंचता है तो निर्मला आंखें फाड़े उसे देखती रह जाती है। तो इस प्रकार सहज बातचीत के अंतर्गत उन्होंने मुहावरों का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग कर दिया है। और मुहावरा प्रयोग की लेखन कुशलता उनकी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का ही परिचय कराती है। मुहावरों के सार्थक प्रयोग के कारण भाषा अत्यंत प्रभावशील और आकर्षक जान पड़ती है। तो इस प्रकार इस कहानी के द्वारा कहानीकार ने महानगरों का जो जीवन है, जहाँ पर पहचान का संकट है, जहाँ पर आत्मीयता का अभाव है, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है। और कहानीकार ने इसके महानगरीय जीवन की कुछ फ़ायदे हैं तो कितने हमें नुकसान हैं वो भी इसके द्वारा हमें बताया गया है। तो इस प्रकार महानगर के व्यस्त वातावरण में अपना पहचान, अपना अस्तित्व खोते जा रहे व्यक्ति की पीड़ा को इस कहानी के द्वारा बहुत ही कुशलता से व्यक्त किया गया है। कहीं कहीं पर वर्णन में कृत्रिमता लगती है, क्योंकि महानगर का ये अजनबीपन काफ़ी बनावटी लगता है। इसलिए कहानी महानगर की विसंगतियों और विद्रूपताओं को बहुत अच्छी तरीके से प्रकट करती है। महानगर की भीड़ में मनुष्य की निजी पहचान खो जाती है और उसके समक्ष अपनी पहचान का संकट सबसे बड़ा संकट बन जाता है। तो ये थी हमारी खोई हुई दिशाएं कहानी की समीक्षा। अब इसके पश्चात हम अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।